जी। तो साइंटिफिक मेथड को हमने जो है देखा था मलेरिया को एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखते हुए। तो आज हमने पढ़ना है थ्योरीज एंड लॉज। एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट जब एक हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाता है और वो रिजेक्ट, कभी भी कोई भी टेस्ट जो है ना वो रिजेक्ट नहीं होता, ये किसी भी टेस्ट के अंदर उसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता, तो उसको वो जो है ना वो स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास थ्योरी बन जाती है। उसमें क्या है कि द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, कि बहुत लंबे अरसे तक अगर उसको टेस्ट किया जाए और वो जितने भी टेस्ट उसके ऊपर परफॉर्म किए जाएं वो सब टेस्ट को वो पास हो जाए या फिर टेस्ट में उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता, तो क्या होगा कि वो स्टेटमेंट हमारे पास या वो स्टेटमेंट हमारे रिजेक्ट नहीं होती, तो हमारे पास वो थ्योरी बन जाती है। थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस, मतलब जब आपके पास मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ आपके टेस्ट करवाए जाएंगे तो आपके पास 100 डिफरेंट एविडेंस होंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास करेक्ट है। एक भी स्टेटमेंट उसमें वो रिजेक्ट नहीं हुई तो क्या होगा, वो हमारे पास एक थ्योरी बन जाती है। अब ये है कि लॉ किस तरह से बनता है एक थ्योरी। इफ अ थ्योरी सर्वाइव्स सच डाउटफुल अप्रोचेस, अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। ठीक हो गया, जो है हमारे पास साइंटिफिक लॉ है ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म लॉ है और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, और इसको हम जो है कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि ये जो लॉ है ये लॉ हमारे पास गलत है, बाद में जाकर चाहे जितने भी एविडेंसेस हों। थ्योरी को बाद में सपोर्ट किया जा सकता है, थ्योरी को बाद में हम लोग जो है सपोर्ट कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिफ्यूटेबल है, थ्योरी हमारे पास रिफ्यूटेबल है, हम इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन इसकी एग्जांपल है जो डार्विन ने दी थी हमारे पास, वो थ्योरी अभी उसको रिजेक्ट कर दिया है, जो अभी मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने, मॉडर्न स्टडीज ने उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। जबकि जो लॉ थे, मैंडल्स लॉ जो हमारे पास बने थे, मैंडल्स लॉ थे, इनहेरिटेंस के लॉज थे, उन लॉज को आज तक एक्सेप्ट किया जाता है, नो डाउट। बल जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनके रिजल्ट जो है, जो नई रिसर्च हमारे पास हो रही है, वो लॉज जो है ना, मेंडल के लॉज जो हैं, हार्डी वेम्बर लॉ है और मेंडल्स लॉ है, ये लॉ जो है इन लॉज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है स्टेटमेंट्स के, उन लॉज के अंदर डिफरेंट आती है हमारे पास। तो ये है कि मैं आपको एक फ्लो चार चार डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है जिसके अंदर दिखाया हुआ है कि किस तरह से एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है और उसको हम किस तरह से टैकल करते हैं साइंटिफिकली। तो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी मलेरिया की। ठीक हो गया, फोकस योर सेंसेस एंड यूज योर ब्रेन बट जस्ट ऑब्जर्व, डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन। आप सिर्फ ऑब्जर्व करें कि उससे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे मलेरिया का उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि मार्शिस एरिया के पास जो है ना, ये जो लोग जो है बाहर खुले में सो रहे हैं या कमरों में सो रहे हैं, उनके अंदर क्या कंपैरिजन किया था उन्होंने। और दूसरा ये था कि वो ड्रिंक पानी के पीने से जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है, मार्शिस का कोई उसके साथ डायरेक्ट लिंक है या नहीं लिंक, और प्लाज्मोडियम का बॉडी के अंदर जो है ना मतलब मलेरियल पेशेंट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना, ये सारी ऑब्जर्वेशन थी। अब उनकी बेसिस के ऊपर एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है, थिंक ऑफ एन आंसर दैट माइट मेक्स अ सेंस, मतलब एक ऐसा आंसर जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जर्वेशन में से कोई एक जो है ना स्टेटमेंट आप देखते हैं, ऐसा एक आंसर देखते हैं जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो या उसका आंसर हमारे पास हो। जैसे इन्होंने बताया कि जो है ना प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया काज करता है। देखो डिडक्शन है। अब ये है कि डोंट मेक कंक्लूजन बट यूज इफ एंड देन। अब ये फाइनल स्टेटमेंट नहीं थी, जो हाइपोथेसिस था ये फाइनल स्टेटमेंट नहीं थी। अब इसके अंदर आप लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस देखेंगे इसकी क्या है। इसके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया काज कर रहा है, तो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उनके अंदर प्लाज्मोडियम का होना जरूरी है, तो वो हमारे पास डिडक्शन के अंदर आ जाती है। देन आ जाती है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन आ जाती है। उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है। अब कंट्रोल ग्रुप के अंदर क्या होगा कि हेल्दी पेशेंट्स के अंदर देखेंगे कि उनके ब्लड सैंपल लेंगे, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जितने भी पेशेंट्स हैं हमारे पास, हेल्दी पर्सन्स का कंट्रोल ग्रुप के अंदर रखा जाता है और पेशेंट्स को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर रखा गया। तो एक्सपेरिमेंट के देखा गया तो जितने भी ब्लड ग्रुप्स थे पेशेंट्स के, उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। और उसके साथ ही
7 ऐसे लोग थे 100 में से जिनके अंदर कंट्रोल ग्रुप में भी ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो एक्सपेरिमेंट में ये जो है ना, अब उसमें क्या होगा कि डाटा कलेक्ट किया हमने, डाटा की ऑर्गेनाइजेशन है, डाटा एनालाइजेशन है या डाटा एनालिसिस है, ये सब होगा। उसको फिर क्या होगा कि सब करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो समराइज करेंगे उसको। ठीक हो गया। अगर तो वो रिजल्ट्स समराइज नहीं हो, समराइज होके प्रूव नहीं होते कि वो जो है ना मतलब रिजल्ट्स जो है ना यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आते हैं, तो क्या होगा कि उसको दोबारा से ऑब्जर्वेशन की स्टेज के हम लोग चले जाएंगे। लेकिन अगर तो वो अप्रूव हो जाते हैं, वो रिजल्ट जो है वो हमारे उसके जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब हो जाता है, तो क्या होगा, अब रिजल्ट्स की आप रिपोर्ट करेंगे, सेमिनार्स के अंदर डिस्कशंस होंगी उसके हवाले से, और उसकी फर्दर टेस्टिंग होगी। एक टेस्ट कामयाब हुआ है तो उसकी अब फर्दर टेस्टिंग होगी, 4 टाइम्स, 100 टाइम्स जो है ना उसकी टेस्टिंग होगी। तो क्या होगा, काफ़ी लंबे अरसे तक इसकी टेस्टिंग होती रहेगी कि जितने पॉसिबल वेज हैं इसको टेस्ट करने के, उसको टेस्ट किया जाता है। देन क्या होगा कि थ्योरी हमारे पास जो है ना, अगर वो बहुत लंबे अरसे तक वो सरवाइव कर जाती है कि जो है ना किसी भी एक टेस्ट के अंदर वो रिजेक्ट नहीं होती स्टेटमेंट, तो हमारे पास वो स्टेटमेंट थ्योरी बन जाती है। अब थ्योरी के ऊपर मजीद फर्दर टेस्टिंग होती है, हर एक तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट इकोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर, डिफरेंट एरियाज के अंदर उसको टेस्ट किया जाता है, यानी मतलब वर्ल्ड वाइड इसको टेस्ट किया जाता है। तो हमारे पास वो स्टेटमेंट एक प्रिंसिपल और लॉ लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। और लॉ जो है वो कभी भी रिफ्यूटेबल नहीं है, इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल। अब डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर आपने पढ़ ली हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का पढ़ लिया है, कंट्रोल ग्रुप का पढ़ लिया है, समराइजेशन का पढ़ लिया है, थ्योरी का पढ़ लिया है, लॉ का पढ़ लिया है, हाइपोथेसिस का पढ़ लिया, डिटेक्शन का पढ़ लिया। जो सिर्फ आपकी चीज़ है डाटा एनालिसिस और डाटा ऑर्गेनाइजेशन, वो अभी आप लोगों का जो है ना मैं आपको बताता हूँ। In order to formulate and then to test hypothesis, scientists collect and organize data prior to कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। ये क्या कि कोई भी हाइपोथेसिस जब उसको टेस्ट किया जाता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हमने जो है ना वो डाटा कलेक्ट करना है। डिफरेंट पेशेंट से आप देखें, ब्लड ग्रुप जो है ना कलेक्ट किया, उसको फिर देखा गया 100 थे, उसको जितना भी है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है। डाटा कलेक्ट किया हमने, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें जो है ना पता होना चाहिए कि हम वो जो डाटा कलेक्ट करेंगे ये किस मेथड से कलेक्ट करेंगे। अब इसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। जैसे अगर कोई साइकोलॉजिकल स्टडी है कि लोगों की साइकोलॉजी के हवाले से आपने देखना है, तो क्या होंगे कि एक क्वेश्चन बनाया जाता है, डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उन क्वेश्चंस का फिर आंसर लिया जाता है। फिर उसकी एवरेज निकाली जाती है कि ज़्यादातर बंदों ने कौन सा आंसर दिया है और किस एज के बंदे ने कि कौन सा आंसर दिया है। ये सारी डाटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाती है। इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, डाटा इज ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। अब इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर होती है। हम एक टेबल बना सकते हैं, ठीक हो गया, कि ये जो हमारे पास पेशेंट थे, 100 पेशेंट थे, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपके पास, लाइक के आपके पास 10 से 20 साल की उम्र के लोग हैं, 20 से 25 साल की उम्र के लोग हैं, 25 से 30 साल की उम्र के लोग हैं। मतलब डाटा जो है वो रैंडम कलेक्ट किया जाता है और हर एक जनरेशन के अंदर मतलब डिफरेंट एजेस के लोगों के अंदर कलेक्ट किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मतलब एक टेबल के अंदर देखा गया है। फ्लो चार्ट के थ्रू देख सकते हैं हम, मैप्स के थ्रू देख सकते हैं हम, डायग्राम्स के थ्रू उसको जो है ना एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डाटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब डाटा एनालिसिस क्या है? डाटा एनालिसिस बेसिकली ये है कि हम मैथमेटिकल जो है ना, मैथमेटिकल जितने भी रूल्स हैं वो हम अप्लाई कर रहे हैं डाटा को ऑर्गेनाइज करने में, कैलकुलेट करने में, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अंदर है रेशियोज और प्रोपोर्शन का हवाले से आ जाता है। रेशियोज, रेशियोज का ये सीन है कि जैसे अगर आप देखें कि अगर दो टर्म्स को जो है ना हम कहें इन टर्म्स ऑफ इक्वलेंट, क्वोटेंट, क्वोटेंट के अंदर हम इसके अंदर देखते हैं तो दो रेशियो जो है ना ए और बी हमारे पास आ जाती हैं। ये रेशियो में बी एक्सप्रेस बाय पुटिंग अ डिवीजन और कॉलन। ठीक होगा, इसको हम इस तरह से भी आप ये देखें। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है, द रेशियो बिटवीन 50 मलेरिया पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पर्सन। अब आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर आपने 100 बंदे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखे थे, 100 बंदे आपके पास मलेरियल पेशेंट से या कंट्रोल ग्रुप के अंदर थे। तो क्या होगा, उसकी प्रोपोर्शन हमारे पास 1:1 थी। ठीक हो गया।
सॉरी उसकी रेशो हमारे पास या उसका रिलेशन हमारे पास 1:1 था, और proportion means to the join two equal ratios by the sign of an equal. For example, AB is equal to C ratio D. A ratio B is equal to C ratio D is a proportion between two ratio. अब इसको हम जो है ना मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं. When three values in a proportion are known, the fourth one x can be calculated. अब ये देखें, अब इसके अंदर A B, अब ये देखें ना, इक्वल को हम जो है ना डबल रेशो और ये वाला साइन भी हम लगा सकते हैं, तो क्या है सी और डी. जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर देखें कि अगर हमारे पास तीन रेशोज हमारे पास मौजूद हैं, हमें जो है ना फोर्स को कैलकुलेट करना है, तो हम उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ईजी है. अब इसकी एग्जांपल इसने बायोलॉजिकली के हमारे क्या क्या दिया. अ बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मेनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया व्हेन ही अलाउड इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरोज. अब जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसके अंदर देखा था कि 20 स्पैरोज उसने ली थी, उसके अंदर उसको उन्होंने जो है ना मलेरियल पे जो प्लाज्मोडियम जिसके अंदर है वो मॉस्किटोज ने छोड़ा था. तो 20 में से 14 ऐसे थे जिनके अंदर मलेरिया जो है वो डेवलप हो गया था, जब जो इल हो गए थे मलेरिया से, मलेरिया उनके अंदर डेवलप हुआ. अब उसकी जगह उसने जो है ना मतलब प्रोपोर्शन रूल यूज कर सकते हैं इस जगह. अब और डिफरेंट ये है हमारे पास. अब ये देखें इस तरह से ये कैलकुलेशंस होती हैं. ये रेशियो 1 14/20, ठीक हो गया. सेकंड ये है कि आपके पास 100 हैं, तो 100 में से कितने जो है ना मतलब उनको मलेरिया होगा. तो उसको आप प्रोपोर्शन रूल के अंदर देखें, 14/20, हाउ मैनी आउट ऑफ 100. तो इसको हम इस तरह से डिवाइड करके इसको इक्वलाइज करेंगे, डिफरेंट साइंस के अंदर लिखेंगे. 14/20 इज इक्वल टू x/100. एक्स मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और इक्वल होगा 100 × 14. तो इसको आप देखेंगे कि जो जो 20 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो 20 और इसको जो है ना अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5. 5 × 14 इज इक्वल टू 70. तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 70 है. अब हमें जो है नहीं पता था कि कितने जो है 100 में से कितने स्पैरोज को मलेरिया जो है वो हो सकता है. तो हम लोग इस प्रोपोर्शन रूल से देखें कि इसके अंदर 7, अगर हम 10 में से देखें, 7/10, तो यहाँ पे होगा 70/100. तो देखें कि इसके अंदर हमें पता लग गया है कि 70 जो है ना हमारे पास, इसको डाटा को हमने एनालाइज किया इस तरह से. अब वो स्टैटिस्टिक्स के रूल्स हैं, डिफरेंट रूल्स हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं या डिफरेंट तरह से इसको जो है ना SPSS जो है वो सारा उसकी एक स्पेशल स्टैंडर्ड डेविएशन देखी जाती है ग्रुप के अंदर के जो है ना मतलब कितना जो है ना मतलब ये डेविएट कर रहा है अपनी जो एक्चुअल मीन है उससे. ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर. अब मैथमेटिक्स है. अब मैथमेटिक्स को भी जो है ना हम कहाँ किन किन एरियाज के अंदर मेजर यूज कर सकते हैं, वो हमारे पास है जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन. उसके अलावा हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स है. बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे है. बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा. उसको हम जो है हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं कि हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, कि हम कंप्यूटर से और स्टैटिस्टिक्स को हम मर्ज करके जब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के डाटा को एनालाइज करते हैं उसको हम जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं. ये हमारे पास था सेकंड चैप्टर, आज का कंप्लीट हो गया हमारे पास. ये इसके में शॉर्ट क्वेश्चन है. डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर बेटर इन बायोलॉजिकल मेथड, हाउ. तो ये किस तरह से बेटर है. और ये टर्मिनोलॉजीज हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, डिटेक्शन है, लॉ है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है, बायोलॉजिकल मेथड है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कंट्रोल ग्रुप है, हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, थ्योरी है. ये ऑनलाइन लर्निंग मेरे ख्याल से आपकी बुक में नहीं होगा. तो ये आपका जो है ना सेकंड चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है. कल को आप लोग देखिएगा, इसको लर्न कीजिएगा. अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो. और दूसरा मैंने कहा था कि आपने कॉपीज पे लिखना है. जी मोहम्मद जोहेब आपने हैंड रेज किया है. सर ये जो टर्म्स टू नो है चैप्टर 2 का, रफ रजिस्टर पे लिखना है। रफ रजिस्टर पे लिखना है आप लोगों ने, ये आपका आज का होमवर्क है. ये बच्चे किसी और को कोई कन्फ्यूजन है?
जी मोहम्मद हम्माद। सर जी कुछ कॉपी पे तो नहीं लिखना ना? कॉपी पे मैंने बताया है ना कि ये वाली जो टर्म्स हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, डिटेक्शन, लॉ, बायोलॉजिकल मेथड, इनकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। और ये डेफिनेशन के सर हवाले से बहुत सर जी रफ इंपॉर्टेंट है। कॉपी नहीं, मैं नीट कॉपी पे कह रहा हूँ, ये नीट कॉपी पे पहले की लिखी हुई है सर। हाँ जी, हाँ जी। ये ये नीट कॉपी पे तो नहीं लिखी ना? नहीं नीट नहीं, कॉपी पे पहले की लिखी हुई है। नीट कॉपी पे ऑलरेडी लिखी हुई है, आपने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जिन लोगों ने नहीं लिखी तो वो लिखें नीट कॉपी पे, नहीं जिन्होंने लिखी हुई है वो रफ कॉपी पे इसको प्रैक्टिस करें। आप इसकी डेफिनेशन देखें, प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर वाली डेफिनेशन। जो आप लोग वर्डिंग को लाजमी देखा कीजिएगा कि जो है ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर दो तीन जो आपके की पॉइंट्स हैं उनको आपने देखना होता है। जैसे डिडक्शन है, डिडक्शन के अंदर आप बताएंगे कि लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ, आप जितनी मर्जी कहानियां लिखते रहें उसकी जगह अगर आप जस्ट ये लिख देंगे कि द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस इज नोन एज डिडक्शन, तो ये जस्ट देखें एक लाइन के अंदर आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसके अलावा आप जितनी मर्जी कहानियां लिखते रहेंगे, इसके अंदर इफ एंड देन यूज होता है। अगर आपने ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस का वर्ड यूज नहीं किया कि ये हाइपोथेसिस की लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है, तो वो जो चेकर है वो देखता रहेगा कि आपने लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस कहीं भी यूज नहीं किया, तो आपके मार्क्स वहां पे कट हो जाएंगे। 0.5 आपको काट सकता है, 1 मार्क्स आपके काट सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने लिखा हुआ क्या है। तो इसी तरह लॉ की जो प्रॉपर डेफिनेशन आपकी राइटिंग के अंदर मौजूद है, ऑब्जर्वेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन है, बायोलॉजिकल मेथड की प्रॉपर। अब बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, द प्रोसेस टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज नोन एज बायोलॉजिकल मेथड। ठीक हो गया? साइंस की क्या डेफिनेशन है, थ्योरी की क्या डेफिनेशन है, ठीक हो गया, लॉ की क्या डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें आप देखा करें। सारी की सारी चीज़ें सिर्फ उस वर्डिंग के ऊपर फोकस किया करें कि आप मेन वर्ड कौन सा है। वो अगर मेन वर्ड ही नहीं आप लिखेंगे तो ऐसे तो आप लिखते रहें कि जो है ना मतलब थ्योरीज, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन बनता है, डिडक्शन के अंदर ये चीज़ें होती हैं। वो आप बता रहे हैं डिडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस चीज़ से मिलके बना है, बस ये नहीं बताते कि जो है ना मतलब बेसिक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एक लाइन के अंदर उसका आंसर देंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा आप लोगों के लिए, एज़ कम्पेयर टू कि आप जो है ना पूरा एक कहानी पूरी लिख दें उसके अंदर। ठीक हो गया?